हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएमपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। अब हम वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले उसकी कुछ बेसिक थ्योरीज हैं इसकी जो हम लोग पढ़ते हैं, फिर वास्तविक संख्याओं पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पे कक्षा 10 की। आज हम गणित स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनको हम पहले देखते हैं। क्या टर्म है? पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्या होती हैं? हम जानते हैं कि गिनती की संख्या कहाँ शुरू होती है? एक से शुरू होती है। अर्थात गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब हम एन बराबर लिखेंगे। यहाँ पे मंझला कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। ये मंझले कोष्ठक का भी एक खासियत है। खासियत ये है कि इसमें जितने भी हम संख्याएं लिखेंगे उनको हम कामा लगा करके अलग अलग संख्याएं लिखते हैं। गिनती की संख्याएं हमारी कहाँ शुरू होती हैं? एक शुरू होती हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट सो वन, कहाँ तक? अनंत। जितनी संख्याएं हम गिन सकते हैं वो सब हमारी क्या होती हैं? गिनती की संख्याएं होती हैं। इसलिए इनकी जो है उच्च सीमा कहाँ तक है? अनंत तक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो क्या होगा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? अज्ञात है। इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी हम संख्या जब लिखते हैं उसकी अगली वाली संख्या जो है उससे बड़ी हो जाती है। तो अर्थात सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। जो भी संख्या लिखेंगे उसके आगे भी कोई संख्या होती है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अज्ञात हो जाती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई हमारी? 1 हो गई। ठीक। तो अब हम आज आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे क्या होती है? अब अगर इसी प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी जो है ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो हम क्या से लिखेंगे? पर्याप्त से देखते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? होल नंबर। ये क्या होती है? अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या हो जाएगी? संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाती है। तो हम कहते हैं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैसे प्रयोग करते हैं? इसका पहला वर्ड डब्ल्यू है, होल। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू बराबर क्या होगा? शून्य लिख दिया और इसके बाद सारी प्राकृतिक संख्या लिख देंगे। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट सो वन इनफाइनाइट।
इसमें भी हम अगर हम सबसे बात करें सबसे छोटी संख्या की, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या है? शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हो गया। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, अब हम कोई भी संख्या लेंगे उसमें उससे आगे की एक संख्या मिलेगी। जब उससे आगे की संख्या मिलेगी तो वो भी बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसका मतलब जिस प्रकार से हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर पाए थे, ठीक उसी प्रकार पूर्ण संख्या में भी हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम? अज्ञात। इस प्रकार से हमारा जो है प्राकृतिक संख्या हुआ और पूर्ण संख्या हुआ। प्राकृतिक संख्या क्या हुआ? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। पूर्ण संख्या क्या हुआ? पूर्ण संख्या में हम अगर जीरो को भी जोड़ लें, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों ही क्या हो जाएंगी? अज्ञात। क्योंकि कोई भी संख्या लेंगे उससे बड़ी हमें संख्या मिल जाएगी, इसलिए हम जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में ज्ञात कर सकते हैं, ना ही पूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को हम लिखते हैं इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक संख्याएं सभी, एक मिनट रुक जाइए, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक गिनती की संख्याओं को गिनती की संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। इसे किससे प्रयोग करते हैं? इसे कैपिटल आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आई या कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब चाहे आई लिखो या फिर जेड लिखो, दोनों ही बातें हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट सो इनफाइनाइट तक। ऋणात्मक गिनती की संख्या कहां शुरू होती है? -1, -2, -3 डॉट डॉट सो माइनस इनफाइनाइट, और इधर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, इन संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? हमारा पूर्णांक कहलाता है। अब पूर्णांक हम देखते हैं, 3 प्रकार के पूर्णांक हैं। कौन कौन से हैं? एक ये जो ऋणात्मक भाग वाला है, इनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और ये जो धनात्मक संख्याएं हैं, इनको हम क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और जीरो क्या कहेंगे हम?
जीरो का क्या है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, या सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यह केवल पूर्णांक है, इसका नाम सिर्फ पूर्णांक हम ज्ञात करेंगे बच्चों। शून्य क्या है, केवल पूर्णांक है। तो इस प्रकार से पूर्णांक हमारा 3 पार्ट में बटा। जो ऋणात्मक संख्याएं थी जो है इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहें, और जो धनात्मक संख्याएं थी उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहें। शून्य को जो है हम शून्य को सिर्फ पूर्णांक कहते हैं। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से हम लोगों ने 3 परिभाषाएं पढ़ा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पढ़ा। ठीक, अब यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक को हम i माइनस या फिर z माइनस से प्रयोग कर सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक को i प्लस या z प्लस से प्रयोग करते हैं। तो इनको अलग अलग लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। उसको हम लिखते हैं ऊपर लाइन में मिटा करके। अगर हम i माइनस या फिर i माइनस या z माइनस लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, -1 -2 -3 डॉट डॉट सो वन -3। i प्लस या z प्लस लिखना चाहें क्या लिखेंगे, 1 से लेकर के इनफाइनाइट पे लिखेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट सो वन प्लस। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और इसे कहेंगे हम क्या, धनात्मक पूर्णांक। इस प्रकार से हमारा पूर्णांक भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या, ये क्या होती है। ये सब जो परिभाषा हम जो लिख रहे हैं छोटे छोटे फार्मूले के तौर पे, ये सब हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज करा करके जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जो है एकदम बेसिक से मैथ से शुरू करें, 0 से, ताकि हर चीज समझ में आए। अब हम देखते हैं सम संख्या क्या होती है। आप लोग पढ़े होंगे सम संख्या। सम संख्याएं इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक क्या होती है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। इससे किससे प्रयोग करते हैं, इसका पहला वर्ड है ई, इसलिए इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या लिखेंगे हम, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। 2 से 2 4 6 8 डॉट डॉट सो वन। अगर हम सबसे छोटी सम संख्या की बात करें क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या क्या है हमारी, 2। तो सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे बड़ी संख्या अगर लिखना चाहे तो, अगर हमारे दिमाग में आता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सम संख्या जो है 1000 है, तो हम जानते हैं कि 1000 के बाद 1002 भी आता है। तो जिस प्रकार से हमने सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं ज्ञात कर सका,
ठीक वैसे ही हम सबसे बड़ी सम संख्या भी ज्ञात नहीं कर सकते। अर्थात सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? अज्ञात। सबसे बड़ी सम संख्या अज्ञात। अब हम पढ़ते हैं क्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। चलो हम लोग देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्याएं इन्हें बोलते हैं ऑड नंबर। ODDNUMBER। क्या है? विषम संख्या। वह संख्या क्या? वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। इसे किससे प्रयोग करेंगे? इसे हम कैपिटल ओ से प्रयोग करेंगे। इसे कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ बराबर क्या लिखोगे? 2 से जो ना कटे, कौन सी संख्या नहीं कटती है? 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट सो वन क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इसका नाम है क्या? अनंत। अनंत का है या फिर इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है हमारी? 1। और सबसे बड़ी क्या चलेंगे? सबसे बड़ी भी जो है, जब अनंत तक कोई चीज संख्याएं जाएंगी, उन सभी में सबसे बड़ी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अज्ञात हो जाएंगी। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? अज्ञात। इस प्रकार से हम लोगों ने 5 परिभाषाएं पढ़ा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ये 5 परिभाषाओं को पढ़ने के पश्चात जो है हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या ये क्या होता है? इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। चलो हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। वे संख्याएं, क्या संख्याएं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम देखते हैं 2, 3, 5, 7। इन संख्याओं को देखेंगे, या फिर ये 2 या 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसी प्रकार 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अर्थात 2, 3, 5 ये सब हमारी क्या होंगे? अभाज्य संख्याएं। परिभाषा इसके लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से
विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। इसे कैसे प्रयोग करेंगे? इसका पहला वर्ड पी है, अतः इसे जो है, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। चलो हम लिखते हैं, पी बराबर क्या क्या आती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, डाट डाट कितने हैं? 100 इनफाइनाइट तक हैं ये भी। अब इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, इस दो के बारे में पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और ये सम भी है। तो क्या कहते हैं? सबसे छोटी सम, सबसे छोटी भी है सम भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। और अगर ये इनफाइनाइट तक गया है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसमें भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अज्ञात, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं क्या हुआ? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रयोग करते हैं और इसका पी बराबर क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे कि देखते हैं कि कौन सी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, वही हो जाएगी हमारी क्या? अभाज्य संख्या। जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब इसी में आता है सह अभाज्य संख्या। ये क्या होती है? चलो हम लोग देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनका सार गुणनखंड 1 हो, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। जैसे हम 2 और 3 ले लें, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि अगर इन दोनों का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें, 2 गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 1 3 करेंगे, 3 गुणे 1 क्या आएगा? दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया? 1 आया। 4 और 5 ले लेते हैं, 4 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 1, 5 करेंगे, 5 गुणे 1। तो यहां पे भी देख रहे हैं हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वे दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। तो लिखेंगे प्रयास की हम लोग, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, जैसे
2 और 3 का एचसीएफ 1 होता है, 4 और 5 का एचसीएफ 1 होता है। जिनका कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है उनका एचसीएफ 1 होता है। तो हम ये भी कर सकते हैं, क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। दोनों बातें सत्य। इनका हम अगर उदाहरण देखें क्या आएगा, 2 और 3, 2 और 3, 4 और 5, और संख्या बताइए 8 और 9। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये जो जोड़े में आएंगी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि इन सबका जो है एचसीएफ 1 होगा। अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या भी पढ़ लिए। अब हम शुरुआत करते हैं कहाँ पे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 7 में पढ़े होंगे, फिर भी हम यहाँ पे आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देते हैं, देख लेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये संख्या क्या होती है। अब हम 2/3 लिखें, -1/2 लिखें, 0 लिखें, 5 लिखें, ये सभी जो है हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। कैसे हैं और किन शर्तों का पालन करते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर हम बारी बारी से जो है इन सबकी चर्चा करते हैं। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जबकि P, Q का आना चाहिए, जबकि P, Q पूर्णांक तथा Q not equal to 0 हो, कामा परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या लिखा, वे संख्याएं जिससे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जबकि PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक। अब हम पूर्णांक पीछे हम पढ़ चुके हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक गिनती की संख्याएं और पूर्ण संख्याओं का जो समूह होता है वे हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो कह रहे हैं P और Q हमारे क्या होने चाहिए, दोनों ही अंक और हर पूर्णांक होने चाहिए, और हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 नहीं होगा तो ये जो शर्त होगी, दोनों शर्तों को मिला करके जो हमें P/Q का रूप का बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, हम परिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण देखते हैं इसका हम, जैसे लिखते हैं 3/4 लिखा, ये P/Q के रूप में है। P और Q अर्थात 3 और 4 हमारे क्या है, पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं -2/5, इसे भी हम P/Q के रूप में लिखें। P और Q अर्थात -2 और 5, -2 कौन सा पूर्णांक है, -2 हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, 5 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और आगे चलते हैं, 5 लिखा, 5 क्या लिखते हैं, 5/1 लिखते हैं। तो ये इसे भी हम P/Q के रूप में लिखें। इसका हर हमारा क्या है, 1 और 5 दोनों ही हमारे क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात ये भी हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। चलो 0
जीरो क्या लिखोगे? जीरो को जीरो बटा एक लिखोगे। यहां पे कहा है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात हर हमारा जीरो नहीं सकता, अंश तो हो ही सकता है, हर हमारा जीरो नहीं है, अंश जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे भी हम पी बटे क्यू के रूप में लिखें। पी और क्यू ये हमारा क्या है? पूर्णांक है, सिर्फ पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक ना ऋणात्मक पूर्णांक है, शून्य केवल पूर्णांक है और ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो इसे भी हम पी बटे क्यू के रूप में लिखें, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। -3 लिखा हमने, -3 को क्या लिखोगे? -3 बटा एक लिखोगे। -3 क्या है हमारा? ऋणात्मक पूर्णांक, एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक अपान पूर्णांक है, हर हमारा जीरो नहीं है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या ये भी है। एक और लिखता हूं, -2 बट्टे -3, अंश हमारा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक, हर क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। अंश और हर दोनों ही पूर्णांक है, हर जीरो नहीं है, तो ये भी हमारे क्या है? परिमेय संख्या। तो हम देख रहे हैं जो हमने विभिन्न प्रकार के परिमेय संख्याएं लिखा, इसमें हम परिमेय संख्याओं को जो है दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भागे कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याओं को दो वर्गों में, दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला भाग है हमारा धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। दूसरा क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब हम दोनों की परिभाषा देखते हैं। धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या होंगी? ऐसी परिमेय संख्या, कैसी परिमेय संख्या? जिनके अंश और हर दोनों समान चिन्ह के हों, जैसे +3 बटे +4, -2 बटे -3। तो जिसके अंश और हर समान चिन्ह के होंगे वे हमारे क्या कहलाएंगे? धनात्मक परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वे परिमेय संख्याएं। कैसी? वे परिमेय संख्याएं जिसके अंश और हर, अंश व हर समान चिन्ह के हों, समान चिन्ह के हों, क्या कहलाएगा? धनात्मक, धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। इनका हम उदाहरण अगर लिखें, इनका उदाहरण क्या होगा? अंश और हर दोनों धनात्मक लिख दो अथवा दोनों ऋणात्मक लिख दो। 3 बटा 4, -2 बटे -3। अंश और हर दोनों समान चिन्ह के कर दो तो क्या हो जाएंगे? हमारी धनात्मक परिमेय संख्या। क्या है? वे परिमेय संख्याएं जिसके अंश व हर समान चिन्ह के हों, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। ऋणात्मक में क्या होगा? अंश और हर में कोई एक चिन्ह विपरीत हो। यहाँ पे अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या है। लिखेंगे इसके बारे में क्या? वे परिमेय संख्या है, वे परिमेय संख्याएं जिसके अंश व हर, जिसके अंश व हर विपरीत चिन्ह के हों, विपरीत चिन्ह के हों। ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अगर हम इनका उदाहरण की बात करें क्या होगा?
-3/4, 5/-2। अंश ऋणात्मक हर धनात्मक, अंश धनात्मक हर ऋणात्मक। अगर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो ये हमारे क्या आएंगे, ऋणात्मक परमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। ये हमारे परमेय संख्याएं होंगी पूरी। परमेय संख्या किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे परमेय संख्या है या नहीं है, धनात्मक परमेय संख्याएं क्या होंगी, ऋणात्मक परमेय संख्याएं क्या होंगी। ठीक, अब आगे हम चलते हैं। जैसे अगर 0/1 लिखा हुआ है, शून्य क्या है, एक परमेय संख्या, ना तो यह धनात्मक परमेय संख्या है ना ही ऋणात्मक परमेय संख्या। शून्य क्या है, केवल एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अपरमेय संख्या, परमेय संख्या क्या पढ़ा था, जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जिसमें हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अब परमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्या क्या कहलाएगी, वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त ना कर सकें। क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, अपरमेय संख्या कहलाती है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनका उदाहरण देखते हैं। इनके उदाहरण की बात करते हैं। जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनका वर्गमूल लेंगे तो इनका जो है संख्या पीछे बढ़ती जाती है, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होती है। अर्थात कड़ी 2, कड़ी 3, कड़ी 5, इनका वर्गमूल आप लोग निकाल देखिएगा, जो है ये कभी भी जो है दशमलव बाद संख्या खत्म ही नहीं होंगी। जो है जब दशमलव बाद संख्या खत्म नहीं होंगी तो उनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। पाई, इसे हम बोलते हैं पाई। पाई भी हमारा क्या है, अपरमेय संख्या। अगर हम संख्या कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 0.1, 01, 001, 0001, अगर हम इस प्रकार की संख्या लिखते हैं तो भी यह हमारी क्या है, अपरमेय संख्या है। इसे भी हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर एक निश्चित संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसे हम p/q के रूप में ले सकते हैं, लेकिन अगर संख्या एक निश्चित संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, दोहराया नहीं जा रहा है, तो उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्या होंगी, अपरमेय संख्याएं होंगी। अब हम परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं के बारे में कुछ नोट लिखना चाहते हैं। आप लोग देखिएगा, नोट का पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। जितने भी हमारे गिनती की संख्याएं होती हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। सभी पूर्णांक क्या कहलाएंगे, परमेय संख्या कहलाती हैं। सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जितने भी पूर्णांक होते हैं, चाहे 0 हो, 1 हो, 10 हो, -5 हो, कुछ भी होगा, सबका हर एक होगा। और जब हर एक होगा तो अंश बटे हर में लिख लिया हमने, हर हमारा 0 नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो हमारा परमेय संख्या होगा। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट हम देख रहे हैं, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल भी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। सभी अभाज्य संख्याओं
का वर्गमूल क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती है। तीसरे पॉइंट हम देखते हैं। तीसरे पॉइंट में देखते हैं, अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दें तो कौन सी संख्या बनती है? जैसे हम 2 + 3.5 लिख दिए। 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। 3.5 क्या है? अपरिमेय है। तो जब हम परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बनेगी। अपरिमेय संख्या बनेगी, चाहे जोड़ दें चाहे घटा दें। ठीक, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय। प्लस होगा तब पर भी होगा, माइनस होगा तो तब पर भी होगा। ठीक, इसको हम शॉर्टकट में लिखें तो आप लोग ऐसे जानिएगा कि परिमेय और अपरिमेय का योग अथवा अंतर क्या होती है? अपरिमेय होता है। चौथा में देखते हैं, अगर हम 2/3 लिखते हैं, 2/3 भी हमारा एक अपरिमेय संख्या। कैसे? ये हमारा 2 है, परिमेय, परिमेय को अपरिमेय से गुणा किया गया तो क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बनेगी। इसका मतलब यह हुआ कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक, लेकिन इनका अगर भागफल की बात करें, भागफल की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? पांचवा पॉइंट देखते हैं, अगर हम परिमेय में अपरिमेय से भाग करें या अपरिमेय में परिमेय से भाग करें, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी? दोनों ही कंडीशन में संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? परिमेय बटे अपरिमेय लिखें या फिर अपरिमेय बटे परिमेय लिखें, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, छठवां पॉइंट हम देखते हैं, अगर हम अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करें अथवा भाग करें तो अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। क्या लिखें? अपरिमेय गुणे अपरिमेय या अपरिमेय बटे अपरिमेय बराबर क्या हो सकता है? 2 अपरिमेय का गुणनफल करें अथवा भागफल करें तो क्या होगा? या परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल तौर पर हम देखना चाहते हैं, 3.5 गुणे 3.5 करोगे क्या बनेगा? कड़ी का 9 बनेगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। ये भी हमारा अपरिमेय, अपरिमेय बराबर क्या हुआ? परिमेय। अपरिमेय हुआ गुणे अपरिमेय बराबर क्या हुआ? परिमेय हुआ। अब इसी प्रकार हम दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, हम पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लें, 2 गुणे 3.5 करें। 2 क्या है? ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन दोनों गुणनफल क्या होगा? 6.5 क्या है? अपरिमेय। तो हम यही कह रहे हैं कि अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करेंगे, गुणा करें तो भाग करें, दोनों ही कंडीशन में परिमेय होगा अथवा अपरिमेय होगा। ये हम उसको सॉल्व करने के बाद ही बता सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा परिमेय और अपरिमेय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो है मैंने लिखा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा?
जो हमारा पहला चैप्टर है वही बनेगा। चलिए हम देखते हैं इसको। अब हमारा जो टॉपिक आया है, पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, उस पे हम आते हैं। इसीलिए हमें जो है बेसिक चीजों की जरूरत पड़ी, क्योंकि अभी बीच बीच में टर्म आएगा तो हम कहाँ बताएंगे क्या होता है कैसे होता है, इसलिए पहले हमें सब चीजें पढ़ाना पड़ा। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इन्हें बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर ये क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। तो हम लिखेंगे यहां पे क्या? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आर बराबर लिखेंगे क्या हुआ? 2 भी लिख सकते हैं, 3/5 भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं, क्या 0 भी लिख सकते हैं, कड़ी 2 भी लिख सकते हैं, कड़ी 5 भी लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं, 1.01 001 0001.1। तो ये सारी संख्याएं लिख सकते हैं। मतलब कि जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, अंक होते हैं, वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे? वास्तविक क्या कहलाएंगे। परिमेय संख्याएं हमने कुछ लिखा, कुछ अपरिमेय संख्याएं लिखा, और कुछ गिनती की भी संख्याएं लिखा। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। अब हम वास्तविक संख्याएं क्या हुआ हमारा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जितनी परिमेय संख्याएं होंगी वो भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो भी वास्तविक संख्याएं होंगी। हमारा 20 मिनट का कुछ छोटा था भिन्न। भिन्न भी हम लोग देख लेते हैं। इसी में क्लास 7 में हम लोग जो है मैथ में भिन्न पढ़ा होगा जो है। तो हमारी वास्तविक संख्याएं क्या हो पता चला? इन्हें हम कैपिटल आर से प्रयोग करते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ते हैं विस्तृत में। तो सबसे पहले हम जो है इसमें अभी हमारा भिन्न एक छूट गया था, जो है भिन्न भी पढ़ लेते हैं। भिन्न को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न की परिभाषा भी सेम वैसे ही है, कहे कैसे जिस प्रकार हम परिमेय संख्या को पढ़ते हैं। यह भी हमारा पी बटे क्यू के रूप में होता है। इसमें भी जो है पी और क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन कौन से पूर्णांक होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक, तो चलो हम देखते हैं परिभाषा। वे संख्याएं जिसे पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जबकि पी गामा क्यू क्या होना चाहिए? पी गामा क्यू या फिर हम धनात्मक पूर्णांक कहें या फिर प्राकृतिक संख्या कहें। पी गामा क्यू प्राकृतिक संख्या, इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? या पी गामा क्यू बिलोंग्स एन लिखते हैं। ये जो ई टाइप में बना हुआ है
इसका नाम है बिलोंग्स। इसको हम कहीं पे लिख देते हैं बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब होता है संबंध। बिलोंग्स का मतलब संबंध। पी और क्यू किससे संबंध है? एन से। एन क्या हमारा नेचुरल नंबर। कमा क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये तो हम परिमेय संख्या में भी पढ़े हैं, और हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तथा इसमें हम एक बात एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्यू ग्रेटर देन पी। हर हमारा अंश से बड़ा होना चाहिए। हर हमारा अंश से बड़ा होना चाहिए। तो गामा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है। चलो हम इसका उदाहरण देखते हैं। भिन्न के बारे में देखते हैं कैसे होता है भिन्न। जैसे हम 1/2 लिखा, तो क्या यह सभी शर्तों को पूरा करता है? पहले का शर्त क्या है? P बटे Q के रूप में हो। ठीक है, P बटे Q के रूप में है। दूसरा कंडीशन क्या है? P और Q क्या होने चाहिए? हमारे प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। 1 और 2 दोनों ही हमारे प्राकृतिक संख्या है। और दूसरा कंडीशन हमारा है Q ग्रेटर देन P, अर्थात हर हमारा अंश से बड़ा होना चाहिए। हर हमारा 2 है, अंश 1 है, तो ये दोनों ही कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए हमारा क्या है? भिन्न है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। 3/2 लिखते हैं। 3 और 2 दोनों ही हमारे क्या है? प्राकृतिक संख्या है। P बटे Q के रूप में है। हर 0 नहीं है, लेकिन एक कंडीशन नहीं है। क्या? 2 हमारा छोटा हो रहा है 3 से। हमारा कंडीशन है हर बड़ा होना चाहिए अंश से। हर हमारा छोटा हो गया अंश से, इसलिए हमारे क्या? भिन्न नहीं। और चलो देखते हैं। -3/5। -3/5 को देखेंगे हम। ये P बटे Q के रूप में है। हाँ है। और क्या नहीं? अंश और हर क्या होने चाहिए? हमारे प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अंश में हमारा क्या है? -3। -3 क्या है? हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये हमारा क्या है? -3 क्या है? ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक होने की वजह से यह हमारा क्या है? भिन्न नहीं। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 4/5 देखते हैं। दोनों ही हमारे क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अंश बटे हर है। हर 0 नहीं है। हर हमारा क्या है? अंश से बड़ा है। 5 4 से बड़ा है, इसलिए हमारा क्या है? भिन्न है। तो हमें ये देखना है कि ये सब हमारी धनात्मक संख्याएं ही होंगी। जो है जितने भी भिन्न होंगे ये सब धनात्मक संख्याएं होंगी। इसमें हर हमेशा बड़ा होगा अंश से। ठीक, ऋणात्मक में आ जाएगा, सीधा सीधा कैंसिल कर दीजिएगा, वह भिन्न नहीं है। इसमें एक नोट लिखते हैं। नोट में हम ये पाएंगे जो है कि भिन्न का मान जो है 0 से 1 के बीच में होगा। भिन्न का मान सदैव 0 से 1 के बीच होता है। जब 0 से 1 के बीच में होगा तो ऋणात्मक होने का कोई चांस ही नहीं है। और 0 से 1 के बीच में होने की वजह से जो है हर सदैव 1 से अंश से बड़ा होगा। ठीक, तो भिन्न का मान सदैव 0 से 1 के बीच में होता है। दूसरा पॉइंट, यह सदैव धनात्मक होता है। यह सदैव धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से हम जो है वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले जितनी भी छोटी मोटी परिभाषाएं थी, जो है एग्जाम्पल थे, सब